जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म केसी ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर। तो बच्चों, हम हरियाणा का इतिहास पढ़ रहे थे और हरियाणा के इतिहास में मुगल वंश के बारे में पढ़ रहे थे। तो मुगल वंश में अब हम पढ़ेंगे मुगल काल में हरियाणा की आर्थिक स्थिति के बारे में। मुगल काल में हरियाणा की आर्थिक स्थिति। तो मुगल काल में हरियाणा की जो आर्थिक स्थिति है, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कृषि के बारे में। कृषि। तो बच्चों, कृषि के बारे में क्या है कि मुगल काल में हरियाणा की 90% जनसंख्या जो है वो कृषि पर आधारित थी। 90% जनसंख्या किस पर आधारित थी? कृषि पर आधारित थी। ठीक है। हरियाणा की 90% जो जनसंख्या है वो अपनी आजीविका के लिए किस पे डिपेंड थी? कृषि पे डिपेंड थी और बहुत अच्छी फसलें यहां पे होती थी। अगर हम अबुल फजल की बात करें बच्चों, यहां मुख्यतः खरीफ और रबी की फसलें होती थी। खरीफ व रबी की। तो अबुल फजल जो है वो आईने अकबरी में, अबुल फजल, इसने पुस्तक कौन सी लिखी? आईने अकबरी। वही आईने अकबरी बच्चों जिसमें ब्रह्म सरोवर को लघु समुद्र की संज्ञा दी गई, लघु रूप महासागर कहा गया, जिसमें भिवानी का वर्णन मिलता है भानीग्राम से। ठीक है। तो कहते हैं कि अबुल फजल ने आईने अकबरी में बताया कि यहां 25 खरीफ की फसलें होती थी। खरीफ की कितनी फसलों का वर्णन किया? 25 फसलें। और रबी की जो फसल थी वो 16 फसलें रबी की होती थी। ठीक है। मुगल काल में हरियाणा की आर्थिक स्थिति के बारे में पढ़ रहे हैं कि मुगल काल में हरियाणा की जो ज्यादातर जनसंख्या थी, लगभग 90% जनसंख्या, उसकी आजीविका का साधन कृषि होता था, खेती बाड़ी होती थी। और कृषि ज्यादातर बारिश पे आधारित होती थी, वर्षा पे आधारित होती थी। और अबुल फजल आईने अकबरी में लिखता है कि यहां पे जो इस क्षेत्र में फसलें होती थी, रबी की 16 फसलों का वर्णन करता है और खरीफ की 15 फसलों का वर्णन करता है, क्योंकि ज्यादातर यहां दो ही फसलें होती थी, खरीफ की फसल और रबी की फसल। ठीक है। तो बच्चों, अगर हम थोड़े से पीछे जाएं, मुगल काल से थोड़ा सा पहले चलें, तो आप लोगों को ध्यान होगा एक मोरक्को का यात्री इब्न बतूता। कौन सा? इब्न बतूता। इब्न बतूता ने एक पुस्तक लिखी थी, रेहला। इब्न बतूता कहां का यात्री था? मोरक्को का। ठीक है। और यह किसके शासनकाल में भारत आया था? यह आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, जिसे पागल सुल्तान भी कहा जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया, जिसे पागल सुल्तान भी कहते थे। तो इसने पुस्तक लिखी रेहला। तो रेहला में इसने जो है किसका वर्णन किया था? एक तो सिरसा का वर्णन किया था। रेला में सिरसा का वर्णन किया था कि सिरसा उस समय लाल रंग के चावलों के लिए प्रसिद्ध था। सिरसा उस टाइम लाल रंग के चावलों के लिए प्रसिद्ध था, जिनकी दिल्ली के अमीर घरानों में बड़ी जबरदस्त डिमांड होती थी। इसके अलावा ये पानीपत का भी वर्णन करता है कि पानीपत जो है उस टाइम वो कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, फिर तैमूर आया था। आपको ध्यान होगा तैमूर, तैमूर लंग, जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी। तो आत्मकथा में ये किसका जिक्र करता है? आत्मकथा में ये हरियाणा के सिरसा का जिक्र करता है कि सिरसा उस टाइम जो है यहां के गन्ने व पोंडों की तारीफ करता है। तैमूर लंग।
कि सिरसा क्षेत्र में बहुत जबरदस्त जो है वो गन्ने होते थे, बहुत जबरदस्त जो पोंडे होते थे। इसके अलावा बच्चों ये टोहाना का जिक्र करता है, टोहाना, और टोहाना के बारे में लिखता है कि टोहाना जो है उस टाइम पे टोहाना में ईख के जंगल होते थे, ईख के जंगल, मतलब इतनी ज्यादा ईख यहां होती थी कि वो जंगल की तरह दिखाई देते थे। ठीक है, इसके बाद अगर हम जिक्र करें तैमूर लंग के बाद, बच्चों तैमूर लंग के बाद अगर हम बात करें एक इतिहासकार थे सरफुद्दीन। सरफुद्दीन जो हैं ये बताते हैं कि पानीपत जो है, पानीपत में उस टाइम उत्तम किस्म का चावल, उत्तम किस्म का गेहूं होता था, उत्तम किस्म का गेहूं होता था पानीपत में। ठीक है, बाल किशन जो ब्राह्मण है, बाल किशन ब्राह्मण, बाल किशन ब्राह्मण, तो बाल किशन ब्राह्मण के अनुसार हरियाणा का जो सिरसा था वो कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था, कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, तो बच्चों इन कुछ विद्वानों की हमने बात की, मैं एक बार दोबारा जो इनके बारे में बताता हूं। सबसे पहले तो देखो हमने जिक्र किया सिरसा का, सिरसा के बारे में इब्न बतूता बताता लाल रंग के चावल के लिए प्रसिद्ध था। सिरसा किसके लिए प्रसिद्ध था? लाल रंग का जो चावल है उसके लिए। इसके अलावा तैमूर लंग जो है वो कहता है ये जो था यहाँ के गन्ने व पोंडे बहुत जबरदस्त थे, गन्ने व पोंडे बहुत जबरदस्त थे। बाल किशन ब्राह्मण कहता है कि कपास जो है उस उत्पादन के लिए सिरसा प्रसिद्ध था। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों पानीपत का जिक्र आया है। पानीपत के बारे में इब्न बतूता कहता कि पानीपत जो है कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। कौन कहता है? रेहला पुस्तक। ठीक है, और पानीपत उत्तम किस्म का गेहूं, उत्तम किस्म का गेहूं यहां होता था, यह कहता है सरफुद्दीन। कौन कहता है? सरफुद्दीन। इनकी बात करें तो सिरसा में लाल रंग का चावल कहां से पता चला? रेहला से। गन्ने व पोंडे कहां से? तैमूर लंग की आत्मकथा से। और बच्चों कपास उत्पादन जो है ये बाल किशन ब्राह्मण से, बाल किशन ब्राह्मण। ठीक है, इसके अलावा बच्चों अगर हम बात करें टोहाना का भी हमने जिक्र पढ़ लिया। तैमूर लंग कहता ईख के जंगल होते थे, ईख के जंगल। कौन कहता? तैमूर लंग। इसके अलावा उत्तरी जो भाग था हरियाणा का, हरियाणा का उत्तरी क्षेत्र जो था वो अच्छी किस्म के आमों के लिए प्रसिद्ध था। हरियाणा का उत्तरी क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध था? अच्छी किस्म के आमों के लिए, अच्छी किस्म के आमों के लिए जाना जाता था। और ये तो आप जानते हैं बच्चों पुराने समय से यहां जो है आम बहुत ज्यादा होते थे। और आप जानते हैं जो हमारा जिला है अंबाला जो शहर है उसका नाम इसी के कारण पड़ा, आमों की संख्या अधिक होने के कारण वो अंबवाला कहलाया। और अंबवाला से फिर बिगड़ते बिगड़ते क्या बन गया? अंबाला बन गया। लेकिन अगर वर्तमान में आपसे पूछे कि हरियाणा के किस जिले में आमों का उत्पादन सर्वाधिक होता है तो वो यमुनानगर है। बच्चों यमुनानगर पहले अंबाला जिले का ही भाग होता था। 1 नवंबर 1989 को यमुनानगर जो है वो अलग हुआ है। किससे? अंबाला से। तो हरियाणा का उत्तरी क्षेत्र जो अच्छी किस्म के आमों के लिए प्रसिद्ध था बच्चों। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें बाबर की, बात करते हैं।
बाबर जो बच्चों इसने अपनी आत्मकथा लिखी तुजुक ए बाबरी, कौन सी लिखी? तुजुक ए बाबरी। तो बाबर अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में क्या कहता है कि उस समय यानी कि मुगल काल में जो नारनौल क्षेत्र है, नारनौल क्षेत्र में सबसे बड़ी कपास मंडी होती थी, सबसे बड़ी कपास मंडी होती थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बाबर के अनुसार या तुजुक ए बाबरी के अनुसार मुगल काल में हरियाणा का कौन सा क्षेत्र था जो अपनी कपास मंडी के लिए प्रसिद्ध था? सबसे बड़ी कपास मंडी जो वहां होती थी तो वो था बच्चों नारनौल क्षेत्र। तो नारनौल क्षेत्र जो है ये कपास मंडी के लिए प्रसिद्ध था, सबसे बड़ी कपास मंडी यहां पे होती थी। दूसरा, बाबर जो है यहां के जो बाजार हैं, बाजारों को गुदड़ी कहता था। किस नाम से जिक्र किया बाजारों का? बाबर ने गुदड़ी नाम से जिक्र किया है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बच्चों ध्यान रखना है, मुगल काल में हरियाणा का कौन सा क्षेत्र है? मुगल में काल में हरियाणा का कौन सा क्षेत्र नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था? नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था। नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुगल काल में हरियाणा का कौन सा क्षेत्र था जो नील की खेती जहां होती थी? तो नील की खेती के लिए फरीदाबाद क्षेत्र जो है वो प्रसिद्ध था बच्चों। कौन सा? फरीदाबाद क्षेत्र। अगर फरीदाबाद क्षेत्र ऑप्शन मिला तो दूसरे नंबर पे फिर प्रायोरिटी दोगे गुड़गांव क्षेत्र को। ठीक है, ये नील की खेती के लिए प्रसिद्ध थे और कहते हैं बहुत उत्तम किस्म का नील यहां होता था, बहुत जबरदस्त बढ़िया किस्म का नील जो है वो हरियाणा में होता था और फरीदाबाद क्षेत्र जो है नील की खेती के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध था। और बच्चों जो मुगल परिवार था, जो शाही परिवार है, वो जो नील का व्यापार था उस पर अपना कंट्रोल रखता था। कहते हैं जहांगीर की जो पत्नी थी नूरजहां, वो भी नील के व्यापार में जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखती थी, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखने का काम करती थी वो। ठीक है, तो बच्चों ये हमने अभी तक क्या पढ़ा? मुगल काल में हरियाणा में जो कृषि थी वो कैसी थी? हरियाणा की 90% जनसंख्या कृषि पे आधारित थी। कृषि ज्यादातर बारिश पे आधारित थी बच्चों, और दो ही मुख्य फसल यहां होती थी, एक रबी की फसल और एक खरीफ की फसल। आईने अकबरी में अबुल फजल इस क्षेत्र में होने वाली रबी की कितनी फसलों का वर्णन करता है? 16 फसलों का। और खरीफ की कितनी फसलों का वर्णन करता है अबुल फजल? 25 फसलों का। ठीक है, तो किस क्षेत्र में कौन सी फसल ज्यादा होती थी? तो इसके बारे में बच्चों हम थोड़ा सा बैक में चलते हैं। तो मोरक्को का एक यात्री आया था इब्न बतूता, जिसने एक पुस्तक लिखी रेहला। तो रेहला में वो जो है सिरसा में लाल रंग के चावलों का उल्लेख करता कि सिरसा में उस टाइम लाल रंग के चावल बहुत होते थे, जिनकी दिल्ली के अमीर घरानों में बड़ी डिमांड थी। सिरसा के लिए तैमूर लंग लिखता है कि सिरसा जो है उसके गन्ने और पौंडे बहुत प्रसिद्ध थे। सिरसा के लिए बालकिशन ब्राह्मण जो है वो लिखता है कि सिरसा कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। इसके अलावा पानीपत के बारे में रेहला लिखता है कि पानीपत कपास उत्पादन के लिए जाना जाता था। इसके अलावा सरफुद्दीन लिखता कि जो पानीपत जो है वो उत्तम किस्म का गेहूं जो वहां होता था। और आपको ध्यान भी होगा बच्चों, पानीपत की जो लड़ाई थी उसके बाद पानीपत से बाबर ने 1,60,000 मन गेहूं इकट्ठा किया था। पानीपत क्षेत्र से 1,60,000 मन गेहूं जो है वो इकट्ठा किया था। इसके बाद बच्चों हमने पढ़ा कि उत्तरी जो क्षेत्र था हरियाणा का वो अच्छी किस्म के आमों के लिए प्रसिद्ध था। अच्छी किस्म के आम वहां होते थे। इसके अलावा बच्चों हमने ये पढ़ा टोहाना जो क्षेत्र था, टोहाना क्षेत्र तैमूर लंग के अनुसार टोहाना क्षेत्र में उस टाइम ईख के जंगल होते थे। इसके अलावा हमने ये पढ़ा कि कौन सा जो हरियाणा का क्षेत्र था मुगल काल में वो नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था। तो नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था फरीदाबाद क्षेत्र। फरीदाबाद क्षेत्र ऑप्शन में मतलब गुड़गांव क्षेत्र कर सकते हो बच्चों। ठीक है, बड़ा उत्तम किस्म का नील जो है यहां उत्पन्न होता था। और बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी में बाबर लिखता है
कि उस टाइम हरियाणा का कौन सा क्षेत्र सबसे बड़ी कपास मंडी होती थी, तो नारनौल क्षेत्र जो है वो सबसे बड़ी कपास मंडी के रूप में विख्यात था। और बाबर ने अपनी आत्मकथा में यहाँ के बाजारों का किस नाम से वर्णन किया है, यहाँ के बाजारों का गुदड़ी नाम से उसने जो है वर्णन किया है। किस नाम से? गुदड़ी नाम से।